आदाब नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं उड़ान फेसबुक पेज पे। नाजरीन, जम्मू कश्मीर के सूबा जम्मू का सरहदी जिला पुंछ अदबी लिहाज से काफी जरहेज रहा है। इसने कई शख्सियात को जन्म दिया जिन्होंने अदबी दुनिया में खास मुकाम पाया। ऐसी दर्जनों शख्सियात हैं जिनमें असर हाजिर में एक नुमाया नाम डॉक्टर लियाकत जाफरी का है। 18 फरवरी 1971 को पुंछ के मंडी इलाका में पैदा हुए डॉक्टर लियाकत जाफरी ने आज फिल्मी दुनिया की माया नगरी बॉलीवुड में भी अपनी सलाहियतों की छाप छोड़ी है। बैनुल-अक़वामी सतह पर कई अदबी कॉन्फ्रेंसों, मुशायरों में भी हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। हालिया दिनों उनका तहरीर करदा नगमा मशहूर टी सीरीज ब्रांड के बैनर तले सुरमा नाम से बनकर आया है, जिसको काफी मकबूलियत हासिल हुई है। मंडी ता बम्बई अदबी सफर के हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लियाकत जाफरी साहब। जाफरी साहब, आपका खैर मकदम है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत? शुक्र जाफरी साहब, हम इसी से ही शुरू करते हैं। इन दिनों काफी चर्चा है उसी गाने का, तो टी सीरीज के साथ काम करने की शुरुआत कैसे हुई और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिन पे आगे और काम करना है अभी आपको? हाँ अल्ताफ भाई, मैं तफसील से इस मौजू पे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले ये कि मेरी पैदाइश मंडी में नहीं हुई जी, पुंछ में हुई जी, लेकिन मेरे मम्मी डैडी दोनों मंडी के हैं। तो अच्छा। इस जमाने में 50s में शायद हिजरत करके पुंछ आ गए हैं और फिर वहाँ पे 71 में मेरी विलादत हुई जी। तो बहरहाल पुंछ मंडी में मैंने पढ़ा भी इब्तिदाई दिनों में थोड़ा बहुत। ये जो पुंछ से मुंबई तक का सफर आप बता रहे हैं जी, तो इसके लिए तो ये है कि आप गाड़ी लेके जम्मू आए, फिर यहाँ से आप जहाज या ट्रेन से मुंबई जा सकते हैं। नहीं, अदबी सफर ये है कि टी सीरीज के बात करेंगे, फिर उसमें आएंगे वो ये के बाद। चलिए, हाँ चलिए पहले टी सीरीज पे आते हैं। मेरा एक सॉन्ग रिलीज हुआ है कल, मतलब अभी शायद 20-22 घंटे हुए हैं जी, मतलब एक दिन ले लें 24 घंटे, तो इसमें तकरीबन 2 मिलियन लोगों ने उसे जी हाँ देखा। तो ये अपने आप में पिछले एक आध हफ्ते में जितने भी गाने, टी सीरीज बहुत बड़ा ब्रांड आपको पता ही है जी, दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है ये जी। तो महक मल्होत्रा नाम से एक सिंगर है पंजाबी की, बहुत रिनाउंड, तो उनकी आवाज में है ये। और बाजरेदा सिट्टा एक काफी रिनाउंड, आपने सुना होगा जी हाँ, मैं अभी फोक सॉन्ग है, उसी का एक मॉडर्न वर्जन है। उसको जदीद जमाने में मॉडर्न तरीके से जैसे हो रहा है, पुरानी चीजों को उनके कवर बनाए जा रहे हैं नए जी। तो ये तो हुआ, एक सॉन्ग मेरा आया जी। लेकिन अगर आपको याद हो तो 2013 में एक फिल्म आई थी अटैक्स ऑफ 26/11, वो नाना पाटेकर की मूवी थी, उसमें भी मेरी एक नज्म थी अभी तक। हाँ, मैं उन्हें उसके हवाले से बात करेंगे, मैं आगे मैं इस टी सीरीज के हवाले से खास कर जी। हाँ, ये मैं जो बॉम्बे का आपने जिक्र किया ना, इसमें जो पुंछ से बॉम्बे वाला चक्कर, तो वो मैं पीछे से पकड़ रहा हूँ। हाँ। तो 2013 में वो हुआ था, बीच में एक गैप आया बहुत सालों का। उसमें वजह ये थी, मेरे कुछ घर के मामलात ऐसे थे कि मुझे बॉम्बे छोड़ना पड़ा जी। काफी अजीबोगरीब सी सिचुएशंस थी। वालिदा बीमार हो गई, वो बिस्तर पर रह गई और मैं अकेला था घर में। और 2016 में उनकी वफात हुई जी। और वो फेज ऐसा था जिसमें मुझे कुछ भी पता नहीं था दुनिया कहाँ चली गई। तो अब मैंने रिवाइव बैक किया है, हो रही हैं, लेकिन ज्यादा मेरा अल्ताफ भाई आप बेहतर जानते हैं कि मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है वो अदब की दुनिया में है, दुनिया में है। और ज्यादा मेरा लिखना लिखाना उर्दू गजल के हवाले से, और आपकी दुआओं से लास्ट ईयर तक मैं तकरीबन सारा खलीजी ममालिक का ये सिलसिला निपटा के आया हूँ। हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट आप हर रोज हर दूसरे हफ्ते सुनते हैं मेरे बारे में जी। तो ये तो है एक, और यही एक वजह बनी फिल्म का बेस भी। ऑलरेडी मेरे पास थोड़ा था प्लेटफॉर्म वहाँ बॉम्बे में, कुछ दोस्त अहबाब जिनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुका था माजी में, उन्होंने दोबारा चीजें वहीं से पकड़ ली, मेरा इंतजार किया या जो भी कह लो। तो फिर अब ये टी सीरीज वाला एक ऑप्शन क्रिएट हुआ है जी। और आपकी दुआओं से ये तो जस्ट एक बिगिनिंग है जी। मैं क्या बताऊं आपको, बदस्तूर टी सीरीज जी म्यूजिक के साथ, सोनी के साथ, शिमारो, ये बड़े ब्रांड जो है म्यूजिक के जी। इन सब के साथ मेरा काम जो है वो लॉक हो चुका है जी। लॉक होना ये हो गया कि आपके बने हुए गाने ले लिए गए हैं और उनके ऊपर
फाइनल डिसीजन हो गया कि किस किस फिल्म में जाएंगे। ठीक। तो सिंगल एल्बम भी अलग से बन रहे हैं कि किसी एक गाने को एक एल्बम की सूरत में कहीं से लॉन्च किया जाए, और दूसरा ये कि फिल्मी सॉन्ग जो है, जो फिल्मों में गाने हैं, तो ये सब एक ही वक्त में चल रहा होता है टी सीरीज में ही। तो वहाँ पे बहुत से मतलब करीबन मुझे लगता है 30 के करीब गाने तो सिर्फ टी सीरीज में लेके रखे हैं मेरे। उनमें से एक आध सामने आया अभी, और ये बतदरीज अब आप सुनते ही जाओगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और बड़ी बिग स्टार कास्ट मूवीज, काफी बड़े बड़े नाम अभी मैं लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये एक कमर्शियल तरीका है थोड़ा पर्दादारी रहनी। बिल्कुल क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स कुछ ऐसी रहती है। तो अच्छा, तो आज तक अभी तक नगमे आपने कितने एक तहरीर किए हैं? नगमे तो जो अभी मैं पिछले 2-2.5 साल में बॉम्बे में बैठ के काम किया है, मतलब जो सिफारिश पे होता है सिचुएशनल काम जिसे बोलते हैं, वो तो करीबन मुझे लगता है 250-300 से ज्यादा नगमे मैंने तहरीर किए हैं। ठीक, बहुत खूब। और उसमें से जो नगमे ले लिए गए हैं, मतलब जो अब ऐसा भी नहीं है अल्ताफ भाई कि आप जाओ टी सीरीज को अपने नगमे को ले लो। बिल्कुल, वो उनको अपने म्यार पे नहीं, म्यार के अलावा भी ये एक पूरा एक ग्रुप है, एक लॉबी है, आपने उसमें होना है पहले, फिर वहां से मतलब ये एक, मैं तो सॉन्ग राइटर हूँ लेकिन कोई म्यूजिक डायरेक्टर है, फिर कुछ लोग सिंगर हैं, फिर कुछ लोग प्रोग्रामर हैं, कुछ लोग वो हैं जो उस गाने का वीडियो बनाने वाले लोग हैं। तो ये पूरा एक ताम झाम है, एक पूरा इदारा कह लें। उस इदारे में एक जगह आप भी होते हैं कहीं ना कहीं। ये जो आप भी सोचते हैं ना कि एक नगमा लेके कोई आया और बॉम्बे पहुंचा, या 10 नगमे, फिर उसने किसी फिल्म के डायरेक्टर को ढूंढा या किसी एक्टर को ढूंढा या कोई रास्ता निकाल के पहुंचा गुलजार साहब तक, जावेद अख्तर तक, या किसी फिल्म डायरेक्टर तक, सलमान खान तक पहुंचा और उसको अपनी चीजें सुनाई और हो गया। नहीं, ये रूट ही नहीं है बेसिकली, ये रास्ता ही वो नहीं है। क्योंकि वो जो फिल्म बनाने वाले लोग भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये बड़ी जरूरी और अहम जानकारी है, अगर हमारे इलाकों में जो बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो इस फील्ड में आगे बढ़े, वो ये रूट ना पकड़े जो रूट हमारे जहन पे सवार है कि हम जाके मिल लेंगे और वहाँ पे रणबीर सिंह जो है वो हमारी बात सुन लेगा और काम होगा। नहीं, इसके लिए अभी ये जो फिल्म वाले लोग होते हैं ना, फिल्म वाले, जैसे अल्ताफ जंजुआ एक फिल्म बना रहे हैं। अल्ताफ भाई, आपने अब टी सीरीज के पास जाना है अपने गानों के लिए, आपने जी म्यूजिक के पास, सोनी के पास जाना है और आपने कहना है जी कि फिल्म के लिए ये 5 गाने हैं, ये 5 सिचुएशंस है, मुझे एक रोमांटिक गाना चाहिए, मुझे एक पार्टी सॉन्ग चाहिए, मुझे एक डांसिंग आइटम चाहिए, मुझे एक रैप सॉन्ग चाहिए, मुझे एक बिल्कुल मॉडर्न टच का कुछ पंजाबी फोक चाहिए। तो ये 5-6 किस्म के जोन है। अभी आप जाएंगे टी सीरीज के पास या जी के पास, वो आपको अपने बैंक में से, जिसको म्यूजिक बैंक बोलते हैं, वहां से हर जॉनर के 6-8 गाने निकाल के देंगे। फिर उनमें से किसी की आपको धुन पसंद आएगी, किसी के लफ्ज पसंद आएंगे, फिर वो सिलेक्शन होगा, फिर वो गाना जिन्होंने लिखा बनाया है उनको मैसेज आएगा कि आपका गाना फला शख्स ने ले लिया। तो इसलिए मेरा जो गाना इस वक्त वहाँ बने पड़े हैं इस वक्त, मुझे ये नहीं पता है कि वो सलमान की मूवी में जा रहे हैं, कि वो आमिर खान की मूवी में जा रहे हैं, या वो सिंगल एल्बम आ रहे हैं, या वो आ ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तो ये यकीनी है इसमें कोई गैर यकीनी है। एग्जैक्टली। अचानक मुझे एक दिन पता चलेगा कि मेरा ये गाना एक बहुत बड़ी फिल्म का हिस्सा बन चुका है और वो मेरे लिए भी न्यूज होगी जैसे आपके लिए होगी। अच्छा जाफरी साहब, ये जो मुंबई है वहाँ पे एक है कि वहाँ पर राइटर्स का क्लब, मतलब एसोसिएशन होती है पोइट्स की बॉलीवुड में, उसके अलावा लिख नहीं सकते, तो उसके साथ आपकी वाबस्तगी कैसे हुई, उसमें शमूलियत, और उसके साथ कब से मुंसलिक हैं? हाँ, ये तभी हो गया था जब मैं पहले लिखने चला गया था। जब पहले मुझे, मतलब जब मैं आपकी उम्र में था तो मैंने देखा है वो एक जुनून की कैफियत रहती है, आदमी ख्वाब बहुत देखता है और फिर उसमें सोचता है मैं ये भी कर लूं, मैं ये कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ होता तो मैं इससे अच्छा कर देता। तो वो जो एक अर्श थी मेरी, उसमें जब वो तलाश की मैंने और इंटरनेट का आगाज हुआ था नया नया दुनिया में, तो हमें पता चला कि आप ऐसे नहीं जाके सीधा ही गाना लिख सकते हैं, गाना गा सकते हैं। उसके लिए वहाँ पे कुछ एसोसिएशंस हैं, वर्किंग एसोसिएशंस हैं, उनका मेंबर बनना है। मतलब मुंबई में सारी दुनिया आती है एक्टर बनने के लिए, गाने लिखने के लिए और सो ऑन। लेकिन उससे पहले एक रूल उन्होंने वहाँ पे बना के रखे, भाई एक यूनियन है, आप पहले उनके पास जाइए, वहाँ पे अपना नाम दर्ज करवाइए और उसके बाद आपके हकूक बनेंगे कि आप इस इंडस्ट्री में पैसा कमा सको।
पैसा ही, शोहरत ही कमानी है लोगों ने, रोटी के ही चक्कर में है सारे। जी जी। तो वो एक फॉर्मेलिटी है, वो करनी पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल अमल है, क्योंकि उसमें 2 ऐसे गवाह चाहिए जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं उस दुनिया में, और वो ये कहें कि मैं अल्ताफ को जानता हूँ, वो भी हो जाता है। लेकिन अगर आपको शौक हो तो एनीथिंग इज पॉसिबल, कोई इतना मसला नहीं है। आजकल तो अल्ताफ भाई ये है कि आप सुरनकोट में के रहने वाले हैं, मैं पुंछ का रहने वाला हूँ, कोई जम्मू का, श्रीनगर का है, तो वो अपना टिकटॉक वीडियो भी बना के अगर डालता है तो नजरों में आ जाता है। हाँ, नजरों में, बिल्कुल। एक दफा नजरों में आ गया टैलेंट, उन्हें पता लग गया इसमें बहुत खूबी है, तो वो ले लेंगे, बाद में वो आपको उन एसोसिएशन का मेंबर खुद ही बना देंगे, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक ठीक। जो अहम और मरकजी मुद्दा है वो ये है कि आपका टैलेंटेड होना, आपका काबिल होना, आपके पास हुनर होना, बस ये है। ठीक। अच्छा जाफरी साहब, पहले वो बात आई थी यही 26/11 की, जो बम्बई ताज होटल पर हमले पर जो आपकी वो नज़म आई थी, काफी मकबूलियत हुई, और अगर मैं गलत नहीं तो वही आपकी इस फिल्म दुनिया में कदम रखने की वजह भी बनी, तो उसके बारे में जरा थोड़ा सामीन को, नाज़रीन को। यार अल्ताफ भाई, ये गजब की बात थी कि जब ये नज्म अभी तक ताज पे बैठे कबूतर सोचते होंगे, और ये पूरी नज्म थी, पहले 2009 में ये हादसा हुआ अफसोसनाक, जब वो अजमल कसाब और बाकी दोस्त, उनमें अजमल कसाब पकड़ा गया, बाकी मारे गए। मुंबई पे अटैक हुआ, ताज होटल उन्होंने उसको सेंटर बनाया, और वो हमने टीवी पे देखा 2-2.5 दिन सभी ने। तो मैं तो उन दिनों पुंछ में रहता था, अभी मैं जम्मू मुंतकिल नहीं हुआ था। ठीक। या जम्मू नहीं, हाँ जम्मू तो आ चुका था मैं, लेकिन उन दिनों में पुंछ में था। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने पुंछ में टीवी पे ये देखा था, ये सब जलता हुआ होटल और आर्मी और जहाज से उतरते हुए लोग। ठीक। तो उन दिनों क्या हुआ, आपको याद होगा अल्ताफ भाई, हमारे बहुत से लड़के बॉम्बे में रहते थे जो छोटा मोटा काम कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। वालिदैन बड़े परेशान हो गए थे, और उनका लिंक कश्मीर से था, जम्मू कश्मीर के बच्चे थे, तो बहुत परेशान हुए थे। उनमें मेरा भी एक अजीज वहां पे था, मेरे मामू जी का लड़का। तो हमने उसकी तलाश करी, उसका फोन स्विच ऑफ रहा 2-4 दिन, फिर बाद में उसने एहतियातन खोला तो हमें पता चला वो खैरियत से है और स्पॉट से दूर है कहीं पे। तो वो उसने एहतियातन अपने वो इंतजाम किया हुआ था, उसके मालकों ने भी उसको कहा था कि अभी आप थोड़ा सा साइड लाइन हो जाए, मंजर पे ना रहे। तो जब मैंने उससे बात करी, उसने कहा भैया मैं वहां गया था स्पॉट पे जी, और मैं वो आज देख आया, उस होटल का बुरा हाल हुआ है, और वहां पे सफाई हो रही थी, नीचे गाड़ियां पानी से साफ कर रही थी, और खून और ये सब चीजें उसने बताया जी। तो अल्ताफ भाई, उसमें एक सीन उसने मुझे ये बताया जो दुख से भरा हुआ था। उसने कहा मैंने कोई 1000-2000 कबूतर एक जगह जले हुए देखे। ठीक। वो एक जगह उन्होंने डंप किए हुए थे। ठीक। तो पता चला मुझे कि ताज में कबूतर हैं पिछले 100 साल से। ठीक। उन्होंने वहां घोंसले बना के रखे हैं, हजारों कबूतर हैं वहां पे जी। तो उस दिन वो जो आग वाग हुई है उसकी वजह से घुटन से जल के जी, तो उसने वो बताया ना 100,000 कबूतर वहां जला हुआ पड़ा हुआ मैंने देखा। तो ये सीन अटक गया मेरे जहन में। ठीक। मैंने कभी बॉम्बे देखा नहीं था, मैं कभी बॉम्बे गया नहीं था। ठीक। तो ये जो कबूतर है ये अमन की अलामत है ना। हाँ, बिल्कुल। और उस दिन बहुत बड़ी बदअमनी हुई वहाँ। बिल्कुल। और मैं यही सोच रहा था कि ये कबूतर क्या सोच रहे होंगे कि ये हुआ क्या था यहाँ पे। ठीक। क्योंकि ना उनको पाकिस्तान पता है, ना उनको हिंदुस्तान पता है, ना उनको अजमल कसाब पता है, ना उनको आर्मी पता है जी। उन्हें समझ ही नहीं आया होगा ये हो क्या गया है इस होटल के दाएं बाएं। तो अभी तक ताज पे बैठे कबूतर सोचते होंगे। फिर मैंने उस कबूतर की आंख से उस मंजर को देखा। ठीक। और फिर वो नज्म मैंने लिखी, मेरे एक दोस्त ने उसका वीडियो बनाया, उसको यूट्यूब पे डाला, फिर आई गई बात होगी मैं भी भूल गया। ठीक। फिर 2010-11 में एक फिल्म बनना शुरू हुई, अटैक्स ऑफ 26/11। राम गोपाल वर्मा उसके डायरेक्टर थे। तो अगर अल्ताफ भाई यहाँ पे फिल्म बनाओगे तो आप गूगल भी करोगे उस आइडिया। हाँ, बिल्कुल वो कंटेंट डिफरेंट मैटर्स। हाँ, एग्जैक्टली उस कंटेंट की तलाश में वो लोग, वो जो टीम थी राम गोपाल वर्मा टीम, फिल्म की टीम, उन्होंने वो मेरे वीडियो तक पहुंच गए जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ था। ठीक। फिर उन्होंने मेरे साथ राब्ते कायम किए, मुझसे उसके हकूक लिए, मुझे बॉम्बे बुलाया और वो शूट हुआ गाना। और फिर बाद में वो फिल्म जो थी ना वो इसी पे थी, मिलिटेंसी पे और कत्लो गारत पे और बम धमाके और ये सब कुछ में गाने वाने नहीं थे। उसमें बस मेरी एक नज्म थी जो बैकड्रॉप में थोड़े थोड़े वक्फे से चलती थी। यही सिचुएशन चलती थी जहाँ पे जरूरत उनको महसूस हुई। तो वो मेरा पहला काम था। जिस दिन मैंने पर्दे पे अपना नाम देखा, मुझे बुलाया गया जब वहाँ पे म्यूजिक रिलीज हुआ, फिल्म रिलीज हुई,
तो ये आप देखो कितनी आसानी से हो गया सब कुछ। जी जी जी। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई मैं फुटपाथ पे सोया नहीं। तो ये मैं अपने भाइयों से जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त कहना चाहता हूँ कि लगे रहें अपने काम में। कहाँ से कौन उठा लेगा आपको कुछ पता नहीं। बिल्कुल। लियाकत साहब, चूंकि आप सलाहियतें आप में थी माशाअल्लाह, उसके बाद पुंछ की सरजमीन पे अदबी माहौल भी था, लेकिन जो साथी होते हैं वो भी एक बड़ा अहम रोल किरदार अदा करते हैं आपकी। तो जमाना तालिब इल्मी और कॉलेज के दौरान आपके कुछ अहम साथी जिनकी वजह से मतलब ये जो अदबी शौक जो है इसको ये और परवान चढ़ा, कौन साथी थे उनमें? हाँ अल्ताफ भाई, आपने देखा होगा पुंछ अदबी तौर पे काफी जरखेज इलाका है। जी जी। उसकी वजह ये है कि ये पार्टीशन से पहले की बातें, 47 के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, वहाँ पे LOC क्रिएट हो गई। लेकिन हमने ये सुना है कि पुंछ में 1920, 1910 और 1890 में भी ग्रेजुएट्स मिलते थे। बिल्कुल। अब आप हैरत करेंगे कि एक सदी पहले भी पुंछ में ग्रेजुएट्स होते थे। ये जम्मू की तरफ, अलीगढ़ की तरफ आना तो बाद की बात है ना। जी। ये तो 70s के इधर लोगों ने शुरू किया, ये 60 के इधर। तो वो जो 1920-10 में ग्रेजुएट वहां पे थे, वो बेसिकली पुंछ के करीब ही वो लोग लाहौर यूनिवर्सिटी तक चले जाते थे। ठीक ठीक। बजाय इधर हिंदुस्तान में आने के पाकिस्तानी इलाकों में जाते थे। तब तो सारा ही हिंदुस्तान था। हाँ, बिल्कुल। तो वो वहां से पढ़े हुए लोग, अल्लामा इकबाल को देखे हुए लोग, उनको उनके साथ हाथ मिला के आए हुए लोग हमें पुंछ में मिल जाते थे। जी। मौलाना चिराग हसन हसरत इतना बड़ा नाम है, दयानंद कपूर हो गए, मोतीलाल कपूर, ठाकुर पुंछी, कृष्ण चंद्र जो इतना बड़ा नाम दुनिया अदब का, जिसको आप उर्दू नावल और उर्दू अफसाने का अमिताभ बच्चन कह सकते हैं, वो वहाँ का। तो ये एक वहाँ पे आबियारी थी, वहाँ पे ऑलरेडी हो चुका था काम जी। ये अचानक एक ही रात में तो होता नहीं है, शहर को बनने में 100 साल लग जाते हैं। बिल्कुल। तो वो वहाँ पे रहा हमेशा, लिखने का, पढ़ने का, किताब पढ़ना, दीनी किताबें पढ़ना, दुनियावी किताबें पढ़ना, अदब पढ़ना, लिटरेचर, म्यूजिक, तो वो वहाँ पे काम चल ही रहा है। लेकिन बीच में इधर गैप आ गया, जब कृष्ण चंद्र वगैरह के बाद आप सोच लो 74 में लास्ट टाइम वो पुंछ आए थे जी। और फिर आगे चल के बीच में 10-15 साल का गैप रहता है, कुछ नहीं हुआ है वहाँ पे। फिर वहाँ पे शेख सज्जाद पुंछी, आपने नाम सुना होगा जी जी। वो गुजर हॉस्टल बना, गुजर हॉस्टल बनने शुरू हुए रियासत में, पुंछ में भी बना जी। तो वहाँ पे उन्होंने एक हॉल बनाया, एक ऑडिटोरियम टाइप। ठीक। बस वो हॉल बनना था, वो शेख सज्जाद साहब का वार्डन लगना था, वहाँ पे महफिलें जम गई। ठीक। वहाँ पे गजल हो रही है, वहाँ पे डांस हो रहा है, वहाँ पे मुशायरा हो रहा है, वहाँ पे स्किट हो रहा है, वहाँ पे ड्रामा हो रहा है जी। तो बस वो हमारी जो नई नस्ल, नई पोत थी, हम 8, 9, 10, 11, 12 करके निकल रहे लड़के थे। जावेद राही, अल्लाह को बड़ी उम्र पे, आपने सुना, बहुत बड़ा जी, बहुत बड़ा नाम जी, बहुत बड़ा नाम, गोजरी का बहुत बड़ा एक्टिविस्ट, आज तक माशाल्लाह बहुत दूर पहुंच गया जी। जावेद राही, मैं, परवेज मानू से एक लड़का हुआ करता था, अनवर खान आपके उस्ताद भी रहे माशाल्लाह, इस वक्त प्रिंसिपल कैडर में है, और शौकत मीर, खालिद मीर, आसिफ इकबाल मीर, ये हम काफी लड़के एक ही वक्त में, फारूक मुगल हुआ करते थे मरहूम हो के बाद में जी जी। तो बैक वक्त हम सभी लड़कों को वहाँ पे वो एक आसाइश मिल गई शेख सज्जाद साहब के उस गुजर हॉस्टल वार्डन में जी। गुजर हॉस्टल वार्डन वो थे तो उनके ऑडिटोरियम में जी जी। तो बस वहां से चल पड़ा ये मामला, सब लिखने लिखाने लग गए। हिंद समाचार तब एक अखबार आता था, पता नहीं अभी भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कोई एक आध चीज छप जाती थी अल्ताफ भाई जी। मुझे याद है सबसे पहले उसमें जावेद राही ने लिखना शुरू किया, ठीक। फिर परवेज मानूस ने लिखना, काफी बड़े नाम हो गए। पुंछ में हमारे लिए यही था, जैसे आज उड़ान में लिख ले कोई तो उसके लिए वो मतलब इस्टेब्लिश हो जाता है वो जी जी। तो इसी तरह हमने उस वक्त हिंद समाचार में लिखा और फिर जलंधर से वो अखबार निकलता था, पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा जाता था। तो कभी कोई खत आ गया हमारा नाम उसमें तो खुश हो जाते थे। तो ये जावेद राही से जुड़ा हुआ एक मैं वाक़ा सुनाता हूँ, बड़ा मुख्तसर, 2 मिनट में खत्म करता हूँ कि अल्ताफ भाई हम कितने सादा लड़के थे सारे जी। ये जावेद राही लिखता था अखबारों में और इसकी चीजें आती थी, ज्यादा अफसाने लिखता था, थोड़ी सी शायरी, ठीक। तो एक बार मैंने जावेद को कहा, जावेद मैं भी लिखता हूँ तो मुझे इसका एड्रेस दे दो, इस अखबार का जी जी। तो उसने मुझे एक एड्रेस दे दिया, ठीक। तो जैसा कि दोस्त यार करते हैं, तो वो मेरा लिखा हुआ जो भी अफसाना दर्द का रिश्ता या क्या था वो चला गया और महीने बाद वो वापस आ गया,
ठीक। तो उस चिट्ठी के ऊपर लिखा हुआ था कि ये एड्रेस जो है ये गलत है, ये एड्रेस है ही नहीं। अच्छा। तो आपका पता गलत है इसका। तो मैंने जावेद को बाद में पूछा, वो हंसा, ठीक। लेकिन उसने मुझे बताया नहीं कि उसने गलत एड्रेस दिया हुआ था मुझको। ठीक। तो मैं वहाँ पे वसीन न्यूज एजेंसी थी पुंछ में, जहाँ वो अखबार बिकता था। अच्छा। अशोक वसीन मरूम हुआ करते थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा मेरे साथ ये हादसा हो गया, मैंने एक चीज भेजी थी, वो वहां से वापस आ गई। तो वो बड़ा हंसे, मुस्कुराए, वो कहा बेटा ये अखबार के ऊपर ही एड्रेस लिखा होता है। ऊपर एड्रेस लिखा होता है, बिल्कुल। तो इदारिये के नीचे कहीं देखो, वहाँ लिखा होगा। उन्होंने एक जगह पकड़ा, उस पर लिखा हुआ था जलंधर वगैरह ये वो। जी जी। आप ये मेरी सादगी देखो। फिर वो वहां से हिंद समाचार में छपना शुरू हो गया। मैं तो ये बात मुझे याद आ गई थोड़ी सी। जी जी जी। तो ये एक पुंछ का माहौल था। बशीर हुसैन भट्ट मरहूम होते थे हमारे टीचर थे, उनका बड़ा असर हम सभी बच्चों के ऊपर। तो ये अल्ताफ भाई ये जी जी। सामीन, आपको बताते चलें कि जो जम्मू कश्मीर में महकमा आला तालीम है, उनकी जो एक मैगजीन उर्दू में निकली थी, उसके मुदीर रहे हैं डॉक्टर लियाकत जाफरी साहब। उसके अलावा महाना एक बड़ा मशहूर एक बेलाग सहाफत एक मैगजीन छपी, उसमें भी इन्होंने अदबी मुदीर के तौर पर फराइज अंजाम दिए। लियाकत साहब, आज तक ये जितने भी आपने अदबी सफर तय किया है, इसमें जाहिर सी बात है वक्फे वक्फे पे पजीराई भी होती रही है। तो आज तक लियाकत साहब को कहाँ कहाँ जो अवार्ड्स वगैरह हैं कुछ नुमाया जो, तो उनमें बताएं। सबसे बड़ा अवार्ड जो है ना वो ये है कि अल्ताफ जंजुआ मुझे इंटरव्यू कर रहा है। यानी अगर आप अवार्ड की बात करो, एजाज की बात करो, तो कुछ लोग आपको जानना शुरू करते हैं, कुछ लोग आपसे मोहब्बत करना शुरू करते हैं। इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है। बाकी इदारों के अगर आप अवार्ड कहेंगे तो वो दर्जनों ऐसे अवार्ड, अगर आप कभी मेरे घर आओगे तो मैं आपको बताऊंगा वो ट्रॉफियां और वो सनदें और वो सर्टिफिकेट्स और वो मोमेंटोज जो मेरे पास। मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था पहले, तो वो जमाना था जब मैंने क्रिकेट खेला इंटर यूनिवर्सिटी तक, इंटर कॉलेज लेवल तक। उसके बाद जो अदब का मरहला आया। अब अगर आप अवार्ड की बात करो तो मुझे ना हिंद समाचार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस जो था, देखिए कमाल की बात है, उन्होंने लाला जगत नारायण अवार्ड शुरू किया। बहुत बड़ा अवार्ड है, बहुत बड़ा अवार्ड है। साल में किसी एक शख्स को वो देते हैं जी। और मैंने जब वो अवार्ड वहाँ लिया था तो उस वक्त मिस्टर चोपड़ा, जो इस वक्त मेरे ख्याल वहाँ इदारत करते हैं हिंद समाचार और जगबानी और पंजाब केसरी अखबारों की जी, तो उनके सामने मैंने ये बात कही थी, जावेद वाला किस्सा भी रखा था और ये भी कहा था कि अगर आपका अखबार ना होता तो शायद हम बच्चों को ये प्लेटफॉर्म ना मिलता जी। और हिंद समाचार ने किस इलाके में जाके कितना रीच आउट किया है और किसकी खिदमत की है, ये अखबार को भी नहीं पता होता जी जी बिल्कुल। अभी आपका उड़ान है या कश्मीर उज़्मा है या कोई भी अखबार, आपको खुद भी पता नहीं है कि कहाँ पे क्या असर हो रहा है जी जी बिल्कुल। तो एक तो अवार्ड मेरे लिए बहुत है। एक मुझे महकमा सकाफत है रियासत जम्मू और कश्मीर का, उन्होंने एक अवार्ड, एक तख्ती दी हुई है और भी गिने चुने अवार्ड्स। बाकी फिल्म वाले अवार्ड्स हैं, आप देख लो मेरे गाने आ रहे हैं फिल्मों में जी, मतलब अक्षय कुमार, वरुण धवन और कंगना रनौत, ऐसे जैसे स्टार कास्ट की मूवीज आने वाली जो हैं उनमें मैं गाने लिख रहा हूँ। और एजाज बस ये है कि कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे शौक है वो तकमील को पहुंचे। अच्छा मोहतरम, ये अभी तक इसमें जितना भी आपने कलाम वगैरह लिखा है, इसको कोई मजमुआ कलाम को तसनीफ की शक्ल भी दी और कितनी कोई तसनीफ वगैरह भी आई है आपकी? मेरी एक्चुअली अगर आप मुझे वहाँ तलाश करेंगे इंटरनेट पे, विकिपीडिया पे मेरा पेज भी है जी। तो मैंने जो मेरा तहकीकी, जो मैंने पीएचडी किया था जी, मेरा पीएचडी हुआ था 2004 में शायद जी, 2004 में, हाँ 4 या 5 में। तो मेरा जो काम था वो जदीद शायरी के ऊपर था। 47 के बाद, तकसीम वतन के बाद जो जदीद शायरी हुई है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, मैंने उसका अहाता किया था और बहुत अच्छा मेरा मकाला था, करीबन कुछ 1400 पेज का। उस वक्त वो इतना जखीम मकाला, आज भी बच्चे 200-250 का पेज का मकाला लिख के पीएचडी में सबमिट करवा देते हैं। तो उस वक्त मैंने वो इतनी मेहनत और जानफशानी से काम किया था जी। मैं तो बल्कि पाकिस्तान भी गया था, एक वो भी एक मैं ट्रुप का हिस्सा था, एक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल था उसमें लाहौर तक, तो मैंने वहां से किताबें लाई थी, शेरी मजमूए, और उनके ऊपर यहाँ बैठ के काम किया था। तो बाद में उसी मौजू को तकवीयत देते हुए, उस पर कुछ और काम करते हुए, रिसर्च का काम एक तरफ रख के भी, तो 3-4 किताबों की सीरीज आई थी, वो किताबें हैं। फिर मैंने अपने शेरी मजमूए बयाज उन्वान है, उसके उन्वान से उस पर काम किया था। उन दिनों तो कुछ एक कापियां निकाली थी, लेकिन बाद में मुझे पता लगा नहीं, अभी मुझे
जो मेरे बड़े थे उन्होंने समझाया कि अभी तुम्हारी शायरी में वो चीज आई नहीं जी। कि उसको पब्लिक करें, तो मैंने वो काम वहीं रोक लिया। तो अभी शेरी मजमूआ आजकल मैंने तरतीब दिया है, लॉकडाउन के दिनों में बैठ के अपनी गजलें इकट्ठी करी 100-150, और आप उम्मीद करें 1 आध साल तक निकाल लाऊंगा मैं कोई किताब। ठीक इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लियाकत जाफरी साहब के अब क्योंकि वो कहते हैं कि माँ की कोख से लेकर कब्र तक इंसान की जदोजहद और उसकी ख्वाहिशें खत्म नहीं होती, तो अब क्या अहदाफ हैं जो अभी डॉक्टर लियाकत जाफरी हासिल करना चाहेंगे? अहदाफ, देखिए मुझे लगता है सबसे बड़ा हदफ सफर होता है जी। सफर होता रहे, सफर ठहर ना जाए, सफर रुक ना जाए जी। आप उकता ना जाओ, इससे बड़ी और कोई मंजिल नहीं है। सफर है शर्त, शरीके सफर मिले ना मिले। जी। ये जो रोज सुबह हम अल्ताफ भाई उठते हैं ना नींद से, तो उस दिन हमारे पास कोई काम होता है जी। तो ये जो काम होना है ना कि आपने उस दिन कुछ करना है, इससे खूबसूरत कोई बात ही नहीं है दुनिया में। ठीक। और मैं उस दिन को लेके खौफजदा हो जाता हूँ जिस दिन मैं सुबह उठूं और मेरे पास कोई काम नहीं होगा। ठीक। अब वो काम गजलें लिखना है, गजलें भेजना है, गाना लिखना है, गाना भेजना है, या अपना कोई मेरा ऑफिशियल काम कॉलेज का है, बच्चों के लिए नोट्स बनाने हैं या बच्चों की क्लास लेनी है, तो ये मेरे जहन पे चीजें रहती हैं और इसी में दिन, हफ्ते, महीने, साल निकलते जाते हैं। कोई कोई मेरा सेट गोल नहीं है, लेकिन एक ये है कि मैं कम से कम ये फिल्म की दुनिया में अब हूँ तो नेशनल अवार्ड तक मैं चला जाऊँ। तो ये का गीत आपने सुना होगा, गुलजार का एक गीत है, उसको ऑस्कर मिला था। ठीक ठीक। स्लम डॉग मिलियनेयर में वो गाना था, जय हो। हाँ, जय हो। तो ऑस्कर मिला, A.R. रहमान को मिला। तो ये जो चीजें होती हैं ये आपको इंस्पायर करती हैं। फिल्म फेयर अवार्ड है या नेशनल अवार्ड मिल जाता है तो आदमी सोचता है चलो ये फिल्मी गीतों की तरफ से इधर से निकला जाए। बाकी अदब में तो अदब में गालिब, मीर, फैज आपके सामने खड़े, आप करोगे क्या? हाँ वो तो उस समंदर में बिल्कुल। तो इसमें नगमों के साथ साथ आपने स्क्रिप्ट पे भी कभी तबाह आजमाई की? हाँ, मेरा शौक है। फाइनली मैं यही करूंगा, गाने तो लिखता ही रहूंगा लेकिन मैं स्क्रिप्ट राइटिंग भी करूंगा। मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग के 2-3 साल कोर्सेज भी किए हैं बॉम्बे में। विस्लिंग वुड फिल्म इंटरनेशनल एक स्कूल है, अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है स्क्रिप्ट राइटिंग तो वो उससे मिले, वहाँ पे जाना पड़ता है, वहाँ पे मेंबर बने। उनकी वर्कशॉप 15-20 दिन की लगती है, कभी महीने की भी। तो उन वर्कशॉप में जाइए, आपको फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग आके वहाँ पे सिखाते हैं ये काम। ठीक। ऐसे आप भी लिख लेते ना, आप डेली एक रिपोर्ट लिखते हो जंजुआ भाई, आप अखबार के लिए लगातार लिखते हो, लेकिन वो जो एक कहानी बुनते हो, उस कहानी को फिल्मी कहानी बनाना, उसका एक स्क्रिप्ट क्रिएट करना, उसका प्ले राइट तहरीर देना, ये एक अलग है पूरा। बिल्कुल। आपने मिसाल के तौर पे कहानी लिखी, उसमें ये लिखा था कि अमजद ने सायरा को देखा और आप ये बात करके निकल गए आगे। अब वो विजुअल वर्ल्ड है, वो कैसे देखा, किस एंगल से देखा, उस कमरे में और क्या क्या है, तो ये सारा जो काम है ना उस डायलॉग के, उसके इर्द गिर्द जो कहानी बुननी जाती है वो स्क्रिप्ट राइटिंग में। ठीक। तो जैसे जावेद अख्तर सलीम साहब ने शोले लिखी थी, कितने आदमी थे, है ना, ये क्यों निकल गए होंगे। बिल्कुल। अगर कितने आदमी थे तो गब्बर सिंह ने कैसे कहा है तो वो सारा खेल जो उसके पीछे बुनना है वो स्क्रिप्ट का काम है। बिल्कुल। जी। बहुत बातें तो बहुत चाह रहा है दिल करने को, लेकिन वक्त की कैद रहती है। आखिर में लियाकत साहब, बड़े मशहूर चंद अशार आपके, बड़े वो अक्सर हम सुने रहे, एक एहसान असगर की वजह से एक बड़ा मशहूर हुआ था, कुछ और चंद अशार जो बड़े मकबूल तरीन और बड़ा पसंदीदा रहे, वो हमारे सामीन की नजर करते हैं आखिर में। अब मकबूल तरीन तो क्या बताऊं मैं, मुझे याद आ रहा है मेरी एक मशहूर गजल है, उसके 2-3 शेर सुना देता हूँ। वो आपने सुनी है, बारहा सुनी है, 1000 बार सुनी है। अगर आप ये कैद ना करते तो मैं कोई नई चीज सुनाता आपको। तो नई सुना दें, कोई बात नहीं। सुनाए। कोई अब मेरा खरीदार तो होने से रहा, जी। कोई अब मेरा खरीदार तो होने से रहा, शहर अब मिस्र का बाजार तो होने से रहा। कोई अब मेरा खरीदार तो होने से रहा, शहर अब मिस्र का बाजार तो होने से रहा। बहुत खूब। क्या करना है गिरेबान, उड़ानी है खाक,
चाक करना है गिरेबान उड़ानी है खाक, ये तमाशा पसे दीवार तो होने से रहा। जी जी। चाक करना है गिरेबान उड़ानी है खाक, ये तमाशा पसे दीवार तो होने से रहा। मुझको नफरत से ही खींचो तो मैं शायद आ जाऊं, मुझको नफरत से ही खींचो तो मैं शायद आ जाऊं, मैं मोहब्बत में गिरफ्तार तो होने से रहा। बहुत। मुझको नफरत से ही खींचो तो मैं शायद आ जाऊं, मैं मोहब्बत में गिरफ्तार तो होने से रहा। जाफरी खुद से ही बन पाए तो टूटो फूटो, जाफरी खुद से ही बन पाए तो टूटो फूटो, शहर तो शहर है मिस्मार तो होने से रहा। जी। जाफरी खुद से ही बन पाए तो टूटो फूटो, शहर तो शहर है मिस्मार तो होने से रहा। कोई अब मेरा खरीदार तो होने से रहा, शहर अब मिस्र का बाजार तो होने से रहा। जी बहुत जी। अच्छा मैं चार शेर सुना देता हूँ। जी। मुझे जबानी याद है कि अजीब लोग थे वो तितलियां बनाते थे, अजीब लोग थे वो तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। अजीब लोग, वैसे बना तो कोई नहीं सकता है मछलियां समंदर के लिए जी, ना कोई तितलियां बना सकता है, लेकिन शायर का एक ख्याली दुनिया है, शायद उसकी मुशाबहत कहीं और हो किसी। हाँ बस वो मानी निकल आते हैं। किसी शायर को किसी ने, शायर और एक आम आदमी की बात चल रही थी, लियाकत जाफरी और अल्ताफ जंजुआ की, तो शायर ने उस आदमी को पूछा तूने कभी ब्लैक गुलाब देखा है, तूने कभी काला गुलाब देखा? उसने कहा नहीं, मैं कैसे देख सकता हूँ, वो तो रेड होता है हमेशा, गुलाब तो ऑलवेज रेड होता है। उसने कहा तुमने कभी कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसके सारे पत्ते जमीन में थे और जड़ें आसमान की तरफ निकली हुई थी? जी। तो वो हंसने लगा, कहा सर क्या हो गया आपको, जड़ें किधर आसमान में निकलेंगी, वो तो जमीन में जाएंगी, पत्ते आसमान की तरफ जाएंगे। ठीक। उसने कहा अच्छा तूने दरिया देखा? कहा हाँ दरिया मैंने देखा। कहा लेकिन ऐसा कोई दरिया देखा है जो ऊपर की तरफ चल रहा है? तो वो हंसने लगा, कहा सर आपका दिमाग खराब हो गया। तो शायर ने कहा तुम नहीं देख सकते हो, हम देख सकते हैं बिल्कुल। हमारा कमाल ये कि हम देख लेते हैं वो चीज। अजीब लोग थे वो तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। जी। वही बनाते थे लोहे को तोड़कर ताला, वही बनाते थे लोहे को तोड़कर ताला, फिर उसके बाद वही चाबियां बनाते थे। अल्ताफ भाई ये बड़ी हैरत की बात है, जो लोग ताला बनाते हैं वो चाबी भी बनाते हैं। चाबी बनाते हैं बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक शेर है जो जिस शेर के लिए मैंने ये गजल सुनाई थी, वही बनाते थे लोहे को तोड़कर ताला, फिर उसके बाद वही चाबियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे कबीले में तालीम का रिवाज जी जी रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। बहुत। और इसमें एक शेर था कि हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। बहुत।